चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा की सीटी। आज भी ठीक पहले की तरह हरीश और भानु वहां बैठे थे। भानु, इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना? ऐसी ठंड तो मुझे बचपन में भी याद नहीं। हाँ, सही कह रहे तू। पहले भी ठंड पड़ती थी, लेकिन तब मजा आता था। याद है जब ये दुकान चलती थी? कैसे भूल सकता हूँ। इसी बेंच पर बैठकर कड़क चाय पीते थे। चाय वाले काका कहते थे, ठंड में चाय नहीं पी तो फिर क्या पिया? और देख, आज वही जगह है, वही बेंच, लेकिन सब कुछ कितना सुनसान हो गया है। अजीब लगता है हरीश, जैसे ये दुकान अब हमें देख रही हो। भानु देख, ठंड कितनी बढ़ गई है। शरीर कांप रहा है, लेकिन कपड़े बढ़ाने की हैसियत नहीं। दिन भर काम ढूंढता हूं, एक भी आदमी सीधा जवाब नहीं देता। कभी कहता है कल आना, कभी कहता है काम खत्म हो गया। और जब खाली हाथ घर लौटता हूं ना भानु, तो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही नजरों में और छोटा हो गया हूं। हरीश, तू अकेला नहीं है। तेरी बात सुनकर मुझे अपनी हालत दिख जाती है। मैं भी रोज यही सोचता हूं कि आखिर हमारी गलती क्या है। मेहनत करने की ताकत है, पर मौका नहीं। पेट भरने की भूख है, पर काम नहीं। इस ठंड में जब बच्चे कंबल मांगते हैं और देने को कुछ नहीं होता, तो दिल अंदर से टूट जाता है। ऊपर से साहूकार का डर। कल ही मेरे घर आकर बोला, बहुत दिन हो गए, अब पैसा चाहिए। उसकी आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। रात में नींद नहीं आती हरीश। डर लगता है कि कहीं सुबह घर छीनने ना आ जाए। तभी सड़क पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये देख भानु, कोई इतनी रात को इस रास्ते से जा रहा है। लगता है हरिया है। अरे हरिया, इतनी रात को पत्नी को साथ लेकर कहां जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे हरीश, अभी सवाल मत पूछो। दिल बहुत घबराया हुआ है। अभी अभी खबर आई है कि मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर भी ठीक से कुछ नहीं बोल रहा। इसलिए सोचा, जो भी हो, रात हो या दिन, उन्हें देखना जरूरी है। आज शायद लौट भी ना पाऊं। बस भगवान से यही दुआ है कि रास्ता सही से कट जाए और समय पर पहुंच जाऊं। हरिया, समझ सकता हूं तेरी हालत। ऐसे वक्त में दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं देते। बस एक बात याद रखना, रात का रास्ता कभी भरोसे लायक नहीं होता। संभल कर जाना, पत्नी का ध्यान रखना। भगवान करे सब ठीक निकल जाए और सुबह की रोशनी कोई अच्छी खबर लेकर आए। हरिया और उसकी पत्नी धीरे धीरे अंधेरे में खो जाते हैं। देख भानु, हम सब किसी ना किसी दर्द को लेकर रात के रास्तों पर चलते हैं। कोई बीमारी के डर से, कोई भूख से, कोई कर्ज से। और ये पुरानी चाय की दुकान बस खामोशी से हम सब का दर्द अपने अंदर समेटे बैठी रहती है। इधर सुनसान गली, मिट्टी का छोटा सा घर, दरवाजे पर धुंधली लालटेन की रोशनी। हरीश बात खत्म करके थके कदमों से चलता हुआ आता है। शरीर ठंड से कांप रहा है, मन बोझ से। हरीश जैसे ही घर के पास पहुंचता है, अचानक रुक जाता है। दरवाजे के सामने एक काली परछाई खड़ी है। साहूकार। तो आखिर आ ही गया हरीश। मैं कब से खड़ा हूं यहाँ। अब ज्यादा घुमाने का वक्त नहीं है। तेरा समय पूरा हो चुका है। या तो अभी मेरा पूरा पैसा निकाल कर दे, या फिर इस घर को खाली करने की तैयारी कर ले। मैं कोई मंदिर नहीं चलाता जो रोज रोज मोहलत देता रहूं। मेरे भी नियम है, और आज वही नियम तेरे सामने खड़े हैं। मालिक, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं मैंने आपसे वादा किया था,
लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं। मुझे बस 1 महीना और दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा। बस ये घर मत छीनिए। ये घर ही मेरे बच्चों की छत है, मेरी बीमार पत्नी की आखिरी आस है। 1 महीना? हरीश तो ये बात कितनी बार बोल चुका है, याद भी है तुझे? हर बार तेरी आंखों में आंसू होते हैं और मेरी जेब में खाली कागज। मुझे तेरे आंसुओं से नहीं, अपने पैसे से मतलब है। ठीक है मालिक, अगर 1 महीना ज्यादा है तो बस 1 हफ्ता, सिर्फ 7 दिन। मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगर 1 हफ्ते में पैसे का इंतजाम ना हुआ तो जो कहोगे वही करूंगा। बस आज रात मुझे मेरे घर से मत निकालिए। ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ता। ये आखिरी चेतावनी है हरीश। अगर 7 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा, 1-1 रुपया वापस नहीं मिला तो याद रखना, ये घर तेरे हाथ से निकल जाएगा और तब कोई गिरना पड़ना काम नहीं आएगा। इतना कहकर साहूकार मुड़ता है और अंधेरे में चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद हरीश वहीं बैठ जाता है। हरीश, मैं सब सुन रही थी। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं उस बीमारी में मर ही जाती तो शायद अच्छा होता। कम से कम मेरे इलाज के लिए तुम्हें साहूकार से कर्ज तो नहीं लेना पड़ता। मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बदले ये घर अब खतरे में है। बताओ हरीश, मेरे कारण तुम्हारे सिर से छत भी चली जाए तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? ऐसा मत बोल सरला, तू जिंदा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन सच ये है कि अब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इतनी ठंड में काम नहीं मिलता, जिससे उधार मांगो वो खुद परेशान है। साहूकार के अलावा अब कोई दरवाजा खुला ही नहीं है। थोड़ा रुककर भारी सांस लेकर कहता है, कुछ तो सोचना पड़ेगा सरला, वरना 7 दिन बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अगली सुबह गांव की गली, हल्की धुंध, ठंडी हवा अब भी बाकी है। मुर्गे की आवाज। हरीश थके चेहरे के साथ भानु के घर की ओर चलता है। छोटा सा कच्चा घर, दरवाजा आधा खुला। भानु दरवाजा पर बैठा था, सिर झुकाए हुए, आंखें सूनी। भानु, सुबह सुबह तुझे ऐसे बैठा देख रहा हूं तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है यार, तू ऐसा क्यों बैठा है जैसे रात भर सोया ही ना हो? सब ठीक तो है ना घर में? ठीक? हरीश, अब ठीक जैसा शब्द हमारी जिंदगी में बचा ही कहां है। घर में आज खाने को एक दाना तक नहीं है। बच्चे सुबह से भूख में चुप बैठे हैं। और सबसे बुरा ये कि कल रात मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। पूरा शरीर जल रहा था, सांस ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैं उसे लेकर इधर उधर भागता रहा, लेकिन इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे हरीश। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर भानु भारी मन से कहता है, एक मर्द होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया। भानु, तेरी बात सुनकर मुझे अपनी रात याद आ गई। आज ही मेरे दरवाजे पर साहूकार खड़ा था। कह रहा था, या तो पैसा दे या घर खाली कर। मैं उसके पैरों में गिर गया था यार। 1 हफ्ते की भीख मांगी है। अब 7 दिन में पैसा नहीं आया तो मेरा घर भी हाथ से चला जाएगा। यही तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है हरीश। बीमारी हो तो पैसा चाहिए, भूख हो तो पैसा चाहिए, घर बचाना हो तो पैसा चाहिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मजबूरी के। कभी कभी लगता है कि ईमानदारी ने ही हमें यहां लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं।
धूप धीरे धीरे निकल रही थी, लेकिन घर के अंदर अंधेरा ही है। भानु, अब बैठकर दुख गिनने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। तूने सुना है ना गांव के प्रताप चौधरी के बारे में? प्रताप चौधरी, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी? हाँ, सुना है। लोग कहते हैं उसके पास पैसा पानी की तरह आता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि उसका काम सीधा नहीं है। जो उसके यहाँ जाता है वो पहले जैसा नहीं लौटता। सीधा या टेढ़ा, अब फर्क ही क्या पड़ता है भानु? जब पेट भूखा हो, घर टूटने वाला हो और बीवी बीमार हो, तो आदमी अच्छे बुरे की लाइन पार कर ही देता है। हम कोई चोरी करने नहीं जा रहे, काम मांगने जा रहे हैं। जो भी काम देगा वो कर लेंगे, अच्छा हो या बुरा, बस पैसे से मतलब है। शायद तू ठीक कह रहा है। अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर कुछ नहीं किया तो वैसे भी सब खत्म हो जाएगा। चल हरीश, प्रताप चौधरी के पास चलते हैं। जो भी काम मिलेगा कर लेंगे। कम से कम कोशिश तो होगी कि घर बच जाए और घर में चूल्हा जले। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। चेहरों पर डर है, लेकिन आंखों में आखिरी उम्मीद। बड़ा पक्का मकान, ऊंचा दरवाजा, अंदर ठंडक और अजीब सन्नाटा। प्रताप चौधरी कुर्सी पर बैठा है, सामने हरीश और भानु खड़े हैं। चौधरी साहब, हम दोनों बहुत मजबूरी में आपके पास आए हैं। काम जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, बस ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हैं। घर की हालत खराब है, कर्ज सिर पर है और समय हमारे खिलाफ जा रहा है। हम भीख नहीं मांग रहे साहब, सिर्फ काम मांग रहे हैं। अगर मजदूरी भी होगी तो कर लेंगे, बस इतना मिल जाए कि घर में चूल्हा जल सके। प्रताप चौधरी दोनों को ध्यान से देखता है। वैसे तो इस वक्त मेरे पास कोई सीधा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों वाकई कुछ भी करने को तैयार हो तो एक काम है। काम थोड़ा रिस्की है। जो भी हो साहब, हम तैयार हैं, काम कैसा भी हो। हाँ चौधरी साहब, अब डरने का वक्त हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आज रात तुम दोनों इस गांव से बाहर एक पुरानी हवेली में ठहरोगे। बस पूरी एक रात, सुबह होते ही लौट आना। बस एक रात, और काम कुछ नहीं? कुछ नहीं, और इसके बदले तुम दोनों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख? साहब, ऐसा क्या है उस हवेली में कि सिर्फ एक रात के इतने पैसे? बात कल बताऊंगा। आज बस वहां जाओ और रात काटो। रात का रास्ता अंधेरा, सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज। दोनों पैदल चलते हैं। हरीश, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मुझे भी, लेकिन अब लौटना नामुमकिन है। बस एक रात है। दोनों किसी तरह हवेली तक पहुंचते हैं। टूटी दीवारें, उखड़े दरवाजे, हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज। ये जगह सच में डरावनी है। बस सुबह होने दो, सब ठीक हो जाएगा। रात गुजरती है, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। हरीश, हम पूरी रात यहां रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सब सामान्य था। दोनों वहां से निकलकर प्रताप चौधरी का घर पर आता है। सुबह का समय था, गांव शांत लग रहा था। चौधरी साहब, अब बताइए, हमें वहां क्यों भेजा था?
असल में वो हवेली श्रापित थी। वहां एक बुरी परछाई रहती थी। उसे हटाने के लिए जरूरी था कि एक रात अच्छे दिल वाले लोग वहां ठहरे। आज तक मैंने कई लोगों को भेजा, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। तुम दोनों पहले इंसान हो जो लौटे हो। प्रताप दोनों को पैसे देता है और कहता है, ये तुम्हारे 1 लाख है। तुमने मुझसे ज्यादा उस हवेली को मुक्त किया है। साहब, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। आज समझ आया, अच्छाई अब भी जिंदा है। दोनों पैसे लेकर गांव की ओर लौटते हैं। सूरज निकल रहा था। पहली बार दोनों के चेहरे पर सुकून है। अगले दिन शाम का वक्त, शाम का धुंधलका है। ठंडी हवा हल्की चल रही है। टूटी बेंच पर हरीश और भानु बैठे हैं। चेहरे पर पहली बार सुकून और हल्की मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। भानु, आज अजीब सा लग रहा है यार। कल तक यही जगह मुझे काटने दौड़ती थी। यही बंद दुकान, यही सन्नाटा और यही ठंड। लेकिन आज जब यहाँ बैठा हूं तो दिल के अंदर एक अजीब सी गर्माहट है, जैसे बरसों बाद किसी बोझ ने सीना छोड़ दिया हो। घर जाने का डर, साहूकार की आवाज, खाली जेब की शर्म, सब कुछ जैसे थोड़ी देर के लिए पीछे छूट गया हो। सच कह रहा है हरीश। कल तक तो हालत ये थी कि सुबह आंख खुलने से डर लगता था कि आज बच्चों को क्या खिलाएंगे और बीवी की दवा कहां से आएगी। लेकिन आज जब यहां बैठा हूं तो लग रहा है जैसे किस्मत ने पहली बार हमसे आंख मिलाकर बात की हो। अभी भी यकीन नहीं होता कि एक रात ने हमारी पूरी कहानी का रुख बदल दिया। तभी वहां पर गांव का भोलाराम काका पास आता है। आंखों में पुरानी शरारत और चेहरे पर हैरानी। अरे रे, ये क्या नजारा है भाई। हरीश और भानु दोनों आज कुछ ज्यादा ही खिले खिले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक खेत में फसल लहलहा गई हो। बताओ जरा, क्या बात है? कहीं किस्मत ने चुपके से दरवाजा खटखटा दिया है या सच में कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है? काका, अगर लॉटरी कहते हैं तो मान लीजिए, लेकिन ये कहानी उससे भी अजीब है। हम दोनों कल प्रताप चौधरी के पास गए थे, काम मांगने, जैसे हमेशा जाते हैं लोग मजबूरी में। और उसने हमें एक रात के लिए गांव से बाहर एक हवेली में रुकने भेज दिया। और बदले में जो दिया वो सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे 1 लाख रुपए। काका, हम खुद आज तक सोच रहे हैं कि ये सपना था या हकीकत। 1 रात, बस 1 रात, न कोई काम न कोई मेहनत, बस वहां रुकना था और सुबह लौट आना था। और प्रताप ने वही किया जो कहा। पूरा पैसा हमारे हाथ में थमा दिया। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम लोग उस हवेली में रुक कर आए हो, पूरी रात वहीं रहे थे? हाँ काका, वही हवेली, वही रास्ता, जैसा प्रताप ने बताया था। हमने तो यही समझा कि वही जगह है जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती हैं। तब तो बेटा, तुम दोनों एक बात ध्यान से सुन लो और दिल में बैठा लो। जिस हवेली के बारे में प्रताप चौधरी बोलता है, जिस जगह को गांव वाले असली श्रापित हवेली कहते हैं, वो हवेली उस रास्ते पर है ही नहीं जहां तुम गए थे। मैं इस गांव में 50 साल से हूं और हर रास्ता, हर खंडहर मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। जिस हवेली में तुम रुके वो पुरानी जरूर थी, डरावनी भी होगी, लेकिन वो श्रापित हवेली नहीं थी, क्योंकि असली श्रापित हवेली से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। तो फिर काका, ये पैसे, ये सब क्या है? अगर वो जगह वो नहीं थी तो फिर प्रताप ने हमें क्यों भेजा और इतना पैसा क्यों दिया? बेटा, कभी कभी इंसान पूरी सच्चाई जाने बिना भी किसी बड़े खेल का हिस्सा बन जाता है। हो सकता है प्रताप खुद किसी संकेत पर चल रहा हो या फिर ऊपर वाले ने तुम्हें चुन लिया हो। लेकिन इतना पक्का समझ लो कि ये पैसे किसी धोखे के नहीं है। ये तुम्हारी तकलीफ,
तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मजबूरी का जवाब है। शायद भगवान यही चाहता था कि इस बार डर नहीं, राहत तुम्हारे हिस्से आए। काका, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारे लिए नई शुरुआत है। घर बचेगा, बीवी चैन से सो पाएगी और शायद जिंदगी से डरना थोड़ा कम हो जाएगा। आज पहली बार लग रहा है काका कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो कभी कभी बंद पड़ी चाय की दुकानों और मजबूर लोगों के बीच भी बैठकर फैसले कर लेते हैं। तीनों चुपचाप बैठ जाते हैं। शाम गहराती है, चाय की दुकान बंद है, लेकिन वहां डर नहीं, सिर्फ सुकून और राहत बची है। कभी कभी इंसान जिस रास्ते को अंधेरा समझकर चलता है, वही रास्ता उसे उसकी सबसे बड़ी रोशनी तक पहुंचा देता है।